यस सरकार, नमस्कार। माहौल जबरदस्त, शानदार सरकार। चैप्टर नंबर 14 रिटर्न्स अंडर जीएसटी। आइए मालिक सर, इसका भी हम देख लेते हैं कि क्या क्या सर चीजें हमको आती है, क्या क्या नहीं आती है, और जो भी नहीं आती है वो सारी हम सीख लेते हैं। रिटर्न्स अंडर जीएसटी। अच्छा, आप मुझे बताओ, रिटर्न्स पढ़ने से पहले सिंपली रिटर्न्स होते क्या है यार? ये रिटर्न्स का मतलब होता है, भले वो इनकम टैक्स हो, जीएसटी हो, या भले सर्विस टैक्स था, एक्साइज था, इनका मतलब क्या होता है रिटर्न्स का? रिटर्न का मतलब सिंपल होता है क्या सर, आप इंफॉर्मेशन फर्निश कर रहे हो किसको? डिपार्टमेंट को। रिटर्न्स आर दी समराइज्ड इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग अ पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन रिलेटिंग टू अ पर्टिकुलर टैक्स फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड। कि किसी पर्टिकुलर पीरियड के लिए आपने ये ट्रांजैक्शन की, उस पर इतना टैक्स बनता है और जीएसटी के अंदर उतना टैक्स पे किया और वो इंफॉर्मेशन सबमिट करी और हो गया भारत माता की जय। क्लियर? आइए बच्चों, अब ये रिटर्न कब फाइल करना पड़ता है, किसको फाइल करना पड़ता है, क्या फॉर्म नंबर होता है, क्या पीरियोडिसिटी है, वो देख लेते हैं हम। कोई टफ चैप्टर नहीं, बहुत इजी चैप्टर है, माहौल बनेगा शानदार वाला। आइए सर, सबसे पहला लिस्ट ऑफ स्टेटमेंट, फॉर्म्स, रिटर्न्स, पीरियोडिसिटी, ड्यू डेट एंड पर्सन लायबल टू फाइल द सेम। सबसे पहली बात सर, एवरी रजिस्टर्ड पर्सन, सर जो भी पर्सन जीएसटी में रजिस्टर्ड है, ध्यान इधर एक बार के लिए, सर जो भी पर्सन जीएसटी में रजिस्टर्ड है उसको मंथली बेस पर सर स्टेटमेंट ऑफ आउटवर्ड सप्लाई सबमिट करना पड़ता है इन फॉर्म नंबर जीएसटीआर 1 बाय 11th ऑफ द नेक्स्ट मंथ बेटा। और उसको जीएसटीआर 3 भी फॉर्म होता है, उसमें रिटर्न फाइल करना पड़ता है। रिटर्न मतलब जीएसटीआर 3 भी फाइल करना पड़ता है ऑन और बिफोर 20th ऑफ द नेक्स्ट मंथ बच्चा। मतलब जनवरी महीने का 20 फरवरी उससे पहले पहले उसको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। जनवरी महीने का 11 फरवरी उससे पहले उसको जीएसटीआर 1 फाइल करना पड़ेगा। पर अगर किसी असेसी का प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में एग्रीगेट टर्नओवर वाज अप टू ₹5 CR, तो वो चाहे तो करंट फाइनेंशियल में QRMP स्कीम ले सकता है, क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट स्कीम। अब उसने अगर QRMP स्कीम लिया है, क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट स्कीम, तो ऐसे केस में वो रिटर्न क्वार्टरली फाइल करेगा। रिटर्न मतलब 3B क्वार्टरली फाइल करेगा। तो क्वार्टरली अगर फाइल करने का उसने ऑप्शन अगर लिया है, तो ड्यू डेट होता है क्या? 22nd या 24th ऑफ द नेक्स्ट मंथ। कुछ स्टेटमेंट 22nd इज द ड्यू डेट, कुछ स्टेटमेंट 24th इज द ड्यू डेट। क्लियर? पर अगर मंथली वाला आपका ऑप्शन है, या तो आपका टर्नओवर मोर देन 5 करोड़ था, या आपने क्यूआरएमपी स्कीम नहीं ली, तो नॉर्मल लोगों को मंथली रिटर्न फाइल करना पड़ता है ऑन और बिफोर 20th ऑफ द नेक्स्ट मंथ बच्चों। पर हाँ, जिन्होंने क्यूआरएमपी स्कीम ली है उनको जीएसटीआर 1 भी क्वार्टरली ही फाइल करना पड़ता है। पर क्वार्टरली फाइल करने का ड्यू डेट क्या बेटा? 13th ऑफ द नेक्स्ट मंथ बच्चों। पर जिन्होंने क्वार्टरली ऑप्शन नहीं लिया, जिन्होंने क्यूआरएमपी स्कीम नहीं लिया, या जो एलिजिबल नहीं है, उनको तो मंथली फाइल करना पड़ता है जीएसटीआर 1 11th ऑफ द नेक्स्ट मंथ तक बच्चों। क्लियर? सर ध्यान देना बच्चों, एवरी रजिस्टर्ड पर्सन इंक्लूडिंग अ कैजुअल टैक्सेबल पर्सन आल्सो बच्चा। क्लियर? पक्का? डन। पर ध्यान देना बेटा, जीएसटीआर 1 और 3B is not required to be filed by the following category of person। इनके लिए स्पेशल रिटर्न दे रखे बेटा। जैसे कंपोजिशन टैक्स पेयर, इसको साल में एक रिटर्न फाइल करना पड़ता है जीएसटीआर 4। सर एनआरटीपी, टीडीएस वाले लोग जीएसटीआर 7, टीसीएस वाले लोग जीएसटीआर 8, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर आपकी कोर्स में नहीं आता, जीएसटीआर 6 फाइल करना पड़ता है इसको बेटा। एंड ओआईडीआर सर्विस, जो सर्विस सप्लायर है आउट ऑफ इंडिया बेटा, है ना, netflix.com बेटा। सर इनके लिए स्पेशल रिटर्न दे रखे जो हम आगे पढ़ रहे हैं बेटा। हाँ है ना भाई? क्लियर? तो इन लोगों को जीएसटीआर 1 भी फाइल नहीं करना, इन लोगों को जीएसटीआर 3 भी फाइल नहीं करना होता है। जीएसटीआर 1 इज द स्टेटमेंट ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज, जीएसटीआर 1 इज नॉट द रिटर्न, दीज आर स्टेटमेंट ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज, और 3B इज द रिटर्न अंडर जीएसटी। अच्छा ध्यान देना बेटा, मान लो मैंने इसी महीने में बिजनेस चालू किया, तो पार्ट ऑफ द मंथ है या पार्ट ऑफ द क्वार्टर है, तो उसके लिए मेरे को रिटर्न फाइल करना पड़ता है या जीएसटीआर 1 फाइल करना पड़ता है बच्चा। मान लो 14 फेब को बिजनेस शुरू किया बेटा, तो मंथली रिटर्न है मेरा, तो 14 फेब से लेकर जब लास्ट डे ऑफ द मंथ होगा तब तक का मेरे को जीएसटीआर 3 भी फाइल करना पड़ेगा। तब तक का जो ट्रांजेक्शन मैंने किया उसके लिए जीएसटीआर 1 फाइल करना पड़ेगा बच्चों। इसलिए हर जगह मिलेगा आपको क्या? मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ, या क्वार्टर या पार्ट ऑफ द क्वार्टर बच्चा। हाँ है ना बेटा? हर जगह मिलेगा आपको बेटा। ठीक है, डन। अब सर ये जो कुछ स्पेशल लोग हैं इनके लिए रिटर्न अलग दे रखे, वो क्या है वो देखिए ध्यान से। सबसे पहली बात, अगर आप कंपोजिशन स्कीम में हो, कहाँ हो बेटा आप? कंपोजिशन स्कीम में हो, तो आपके लिए रिटर्न एनुअल है, पर पेमेंट ऑफ टैक्स तो आपको क्वार्टरली करना पड़ेगा। और पेमेंट ऑफ टैक्स क्वार्टरली करने के लिए आपको फॉर्म नंबर जीएसटी CMP 08 फाइल करना पड़ेगा बेटा। तो दिस फॉर्म नंबर जीएसटी CMP 08 इज फॉर पेमेंट ऑफ टैक्स एंड द रिटर्न इज इन द फॉर्म नंबर जीएसटीआर 4। अच्छा, अब क्वार्टरली जो आपको पेमेंट करना पड़ेगा सर, क्वार्टर और पार्ट ऑफ द क्वार्टर के लिए, कब तक? 18th ऑफ द नेक्स्ट मंथ बच्चा। मतलब क्वार्टर खत्म हुआ उसके बाद 18 तारीख या उससे पहले पहले आपको
जीएसटी सीएमपी 08 फाइल करके टैक्स पे करना पड़ेगा बेटा। पर रिटर्न जो फाइल करना पड़ता है साल में एक ही फाइल करना पड़ेगा आपको। कब? फाइनेंशियल खत्म होने के बाद 30 अप्रैल या उससे पहले पहले आपको एनुअल रिटर्न आपको जीएसटीआर 4 फाइल करना पड़ेगा बच्चों। क्लियर? ये हो गया क्या कंपोजिशन स्कीम वाले के लिए। फिर एनआरटीपी को जीएसटीआर 5 फाइल करना पड़ता है ऑन मंथली बेसिस, पर कब तक सर? 13th ऑफ द नेक्स्ट मंथ तक, या 7th डे आफ्टर द लास्ट डे ऑफ द वैलिडिटी ऑफ द रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट व्हिचएवर इज अर्लियर। मतलब 13th ऑफ द नेक्स्ट मंथ, या इनका रजिस्ट्रेशन की सर्टिफिकेट की वैलिडिटी खत्म हो गई बेटा, तो वहां से 7 दिन व्हिचएवर इज अर्लियर, इनको एनआरटीपी को जीएसटीआर 5 फाइल करना पड़ता है इन मंथली बेस पे बेटा। फिर टीडीएस वालों के लिए और टीसीएस वालों के लिए हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। टीडीएस वालों के लिए फॉर्म नंबर जीएसटीआर 7 है, टीसीएस वालों के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर याद है अमेजोन, उसके लिए जीएसटीआर 8 है। मंथली फाइल करना पड़ता है दोनों को 10th ऑफ द नेक्स्ट मंथ तक बच्चों। क्लियर सर? फिर आता है क्या सर? एनुअल रिटर्न। एवरी रजिस्टर्ड पर्सन, कुछ लोगों के लिए एग्जामिशन दे रखा, हम पढ़ेंगे बाद में बेटा, पर every registered person is required to file annual return on or before 31st December of the next financial year, है ना, इन फॉर्म नंबर जीएसटीआर 9। पर देखो ध्यान से, रजिस्टर्ड पर्सन अदर देन आईएसडी, आईएसडी मतलब इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, इन लोगों को जीएसटीआर 9 फाइल नहीं करना पड़ता है, इनके लिए कोई एनुअल रिटर्न नहीं है। टीडीएस डायरेक्टर, टीसीएस कलेक्टर, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, एनआरटीपी, ओआईडीआर सर्विस सप्लायर जो नॉन टैक्सेबल टेरिटरी मतलब आउट ऑफ इंडिया से इंडिया में सर्विस दे रहे हैं, और कुछ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जिनका ऑडिट ऑलरेडी करता है सीएनडीजी बेटा, या लोकल अथॉरिटी ऑडिट कराता है सर उनका, तो ऐसे केस में ये हम पढ़ेंगे आगे भी बेटा, एनुअल रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है इनको। सर एनुअल रिटर्न की जरूरत नहीं, पर बाकी सारे लोगों को क्या करना पड़ेगा? एनुअल रिटर्न फाइल करना पड़ेगा ऑन और बिफोर 31st दिसंबर आफ्टर द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर बेटा, इन फॉर्म नंबर जीएसटीआर 9। प्लस जो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर्स है बेटा, टीसीएस कलेक्ट करने वाले, उनको मंथली तो जीएसटीआर 8 फाइल करना ही पड़ता है, उनको एनुअल स्टेटमेंट भी सबमिट करना पड़ता है 31st दिसंबर या उससे पहले पहले इन फॉर्म नंबर जीएसटीआर 9B। क्लियर? अब सर जिन भी रजिस्टर्ड लोगों का एग्रीगेट टर्नओवर एक्सीड करता है कितना? 5 CR। देखो एनुअल रिटर्न तो सबको फाइल करना है बेटा, पर जिसका टर्नओवर एक्सीडिंग ₹5 करोड़ है उसको फॉर्म नंबर जीएसटीआर 9C में एक सेल्फ सर्टिफाइड रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट भी सबमिट करना पड़ता है। सेल्फ सर्टिफाइड रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट भी सबमिट करना पड़ता है अलोंग विद द एनुअल रिटर्न। ये क्या होता है सर? सर थोड़ा सुनना बात को। सर जीएसटी में हो सकता है कोई ट्रांजैक्शन सप्लाई के स्कोप में आ रहा है। क्लियर सर? कोई ट्रांजैक्शन, आई रिपीट, कोई ट्रांजैक्शन सप्लाई के स्कोप में आ रहा है फॉर द पर्पस ऑफ जीएसटी। जैसे डिस्टिंक्ट पर्सन को सप्लाई किया विदाउट कंसिडरेशन, वो सप्लाई के स्कोप में आता है फॉर द पर्पस ऑफ जीएसटी, पर अकाउंटिंग टर्म्स में वो सप्लाई नहीं है, वो तो केवल स्टॉक ट्रांसफर है, ब्रांच ट्रांसफर है बच्चा। तो ऐसे कई सारे डिफरेंसेस होते हैं अकाउंट्स में और जीएसटी के टर्नओवर में बच्चों। तो जिनका भी एग्रीगेट टर्नओवर 5 करोड़ से क्रॉस करता है उनको एक सेल्फ सर्टिफाइड रिको मतलब रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाना पड़ता है और सबमिट करना पड़ता है अलोंग विद द एनुअल रिटर्न। और उसमें वो रिको बनाते हैं कि मेरा फाइनेंशियल बुक्स ऑफ अकाउंट के हिसाब से टर्नओवर इतना है और जीएसटी के रिटर्न के हिसाब से टर्नओवर इतना है, उसमें डिफरेंस हो रहा है, उसका कारण ये तो रिको बनाता है बेटा। वो सेल्फ सर्टिफाइड रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट सबमिट करना पड़ता है इन फॉर्म नंबर जीएसटीआर 9C अलोंग विद द एनुअल रिटर्न, जिसका टर्नओवर एक्सीडिंग ₹5 करोड़ होता है वो। क्लियर माहौल? सर प्लस अगर किसी पर्सन ने अपना रजिस्ट्रेशन क्या कर दिया, सरेंडर कर दिया, या उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया, तो फॉर्म नंबर जीएसटीआर 10 में उसको एक फाइनल रिटर्न फाइल करना पड़ता है विद इन 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ कैंसिलेशन और डेट ऑफ ऑर्डर ऑफ कैंसिलेशन व्हिचएवर इज लेटर। इफेक्टिव डेट ऑफ कैंसिलेशन या डेट ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ द ऑर्डर ऑफ कैंसिलेशन व्हिचएवर इज लेटर, वहां से 3 महीने के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा? एक फाइनल रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल 14 Feb विद इफेक्ट फ्रॉम 14 Feb आपका रजिस्ट्रेशन क्या हो गया बेटा? कैंसिल। पर सर कैंसिलेशन का ऑर्डर कब पास हुआ बेटा? झगड़ा मार्च में होता बेटा, मान लो 3 मार्च से झगड़ा हुआ कि 14 Feb से प्यार खत्म हमारा, तो सर योर रजिस्ट्रेशन इज कैंसल्ड विद इफेक्ट फ्रॉम 14 Feb, पर ऑर्डर कब पास हुआ? 3rd March, तो विच एवर इज लेटर 3rd March, तो 3rd March से 3 महीने के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा? फाइनल रिटर्न फाइल करना पड़ेगा अगर आपका रजिस्ट्रेशन क्या हो रहा है? कैंसिल। एंड यूआईएन होल्डर्स को जीएसटीआर 11 फाइल करना पड़ता है। यूआईएन होल्डर मतलब वो फॉरेन एम्बेसी वगैरह बेटा, यूएनओ वगैरह बेटा। सर इनको जो यूआईएन नंबर दिया है इनको एक
जीएसटीआर 11 के फॉर्म में रिटर्न फाइल करना पड़ता है। ये किस लिए फाइल करते हैं? इनवर्ट सप्लाई पे जो उन्होंने टैक्स पे किया है उसका रिफंड लेने के लिए बेटा। क्लियर? इनवर्ट सप्लाई पे जो इन्होंने टैक्स पे किया, मतलब यूएन होल्डर ने जो भी परचेज किया उस पर टैक्स पे किया, और जो टैक्स पे किया उसका इनको क्या मिल जाता है? रिफंड। तो उनको एक फॉर्म फिल करना पड़ता है जीएसटीआर 11 सर इनको यूएन होल्डर्स को बच्चों टू क्लेम द रिफंड। क्लियर? डन। ये हो गया क्या? हमने वो लिस्ट ऑफ रिटर्न्स पढ़ लिए, लिस्ट ऑफ स्टेटमेंट पढ़ लिए जो फाइल करना पड़ता है हर रजिस्टर्ड पर्सन को बेटा। सर कमिश्नर के पास पावर है कि वो चाहे तो ड्यू डेट को क्या कर सकता है? एक्सटेंड कर सकता है। अगर उनको लगता है कि इस तरह की सर्कमस्टेंसेस है कि रिटर्न की ड्यू डेट एक्सटेंड करनी चाहिए तो वो एक्सटेंड कर सकते हैं सर। ठीक है सर। आइए अब हम सेक्शन 37 डिटेल्स फर्निशिंग ऑफ डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज का बारे में कुछ बातें डिटेल में कर लेते हैं बेटा। अच्छा वैसे ये टेबल जो हमने पढ़ा ना वो माशाल्लाह शानदार माहौल, इसमें मैक्सिमम पॉइंट कवर होता है बच्चा। सबसे पहली बात, आइए अब नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं हम। जीएसटीआर 1 स्टेटमेंट ऑफ आउटवर्ड सप्लाई के बारे में सेक्शन 37 में कुछ स्पेशल बातें कही है। सर सबसे पहले क्या है? बार। अरे बार कौन सा हो होशियारी? बार ऑन फाइलिंग ऑफ जीएसटीआर 1 और यूजिंग द इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी बेटा। अच्छा ये इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी क्या होता है यार? इसके बारे में बात कर लूं क्या बेटा? वैसे ये क्यूआरएमपी स्कीम में कवर होगा, पर मैं थोड़ा हिंट यहाँ दे देता बच्चा आपको। मान लो मैंने क्यूआरएमपी स्कीम ले रखी है। अच्छा अभी मैं ये टॉपिक नहीं पढ़ा रहा आपको, पहले मैं इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी क्या होता है वो बता देता हूं आपको बेटा, तो पढ़ने में मजा आएगा बेटा आपको आगे। मान लो मैंने क्यूआरएमपी स्कीम ले रखी है, क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट स्कीम, तो मैं अपना जीएसटीआर 3B क्वार्टरली फाइल करूंगा। जिसको जीएसटीआर 3B क्वार्टरली फाइल करना है उसको जीएसटीआर 1 भी क्वार्टरली फाइल करना है। अब मैं अपना जीएसटीआर 1 क्वार्टरली फाइल करूंगा तो कस्टमर के, मेरे कस्टमर B2B सप्लाई वाले, मतलब मेरे कस्टमर रजिस्टर्ड है बेटा। इफ माय कस्टमर्स आर रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी, इफ माय कस्टमर्स आर रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी, तो जब मैं अपना जीएसटीआर 1 फाइल करूंगा उनका हर एक बिल पंच करूंगा मैं, सो दैट उनके जीएसटीआर 2B के अंदर वो ट्रांजैक्शन रिफ्लेक्ट हो पाए और उनको उसका आईटीसी मिल पाए। अब सर मैं जीएसटीआर 1 कब फाइल करूंगा? क्वार्टर खत्म होने के बाद। मान लो आप रजिस्टर्ड हो जीएसटी में, आपने मेरे से जनवरी में कोई गुड्स खरीदा, अब आपने क्यूआरएमपी स्कीम नहीं ले रखा, आपको तो मंथली पेमेंट करना है सर टैक्स का, और क्यूआरएमपी स्कीम ले भी रखा तो भी मंथली टैक्स पे करना है सर आपको। तो अब सर आपके जीएसटीआर 2B में क्रेडिट कब आएगा? जब मैं अपना जीएसटीआर 1 फाइल करूंगा। मेरा 1 कब फाइल होगा? जनवरी फरवरी मार्च, मार्च खत्म होने के बाद अप्रैल में मैं अपना जीएसटीआर 1 फाइल करूंगा साहब, तब आपको जीएसटीआर 2B में क्रेडिट आएगी, मतलब मार्च महीने के अंदर आप क्रेडिट ले पाओगे। जबकि आपने परचेस कब किया बेटा? जनवरी में। क्लियर? तो यार वो कस्टमर मेरे को बोलेगा ना भाई ये क्या कर रहा है, मैं बोलूंगा मैंने तो क्यूआरएमपी स्कीम ले रखी तो मैं तो क्वार्टरली जीएसटीआर 1 फाइल करूंगा, तो वो सप्लायर क्या, वो कस्टमर क्या बोलेगा? रहने दे, मेरे को तो ऐसे नहीं खरीदना, मैं किसी और से खरीदूंगा जिसने क्यूआरएमपी स्कीम नहीं ले रखा होगा, ताकि मेरा क्रेडिट सेम महीने में आ जाए, मैं सेम महीने में क्रेडिट ले पाऊं। हाँ है ना भाई? इसलिए इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी इंट्रोड्यूस किया गया और बोला क्या, जिन भी लोगों ने क्यूआरएमपी स्कीम ले रखा है वो जीएसटीआर 1 क्वार्टरली फाइल करेंगे, पर वो चाहे तो इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी यूज कर सकते हैं और फर्स्ट 2 महीने ऑफ द क्वार्टर के लिए, फर्स्ट 2 मंथ ऑफ द क्वार्टर के लिए वो इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी यूज करके जो B2B सप्लाई उन्होंने किया है, तो किसी पर्टिकुलर मंथ में अगर 50 लाख तक के उसने B2B सप्लाई किया तो वो सारे इनवॉइस, वो चाहे तो जितने इनवॉइस उसको पंच करना कर दे, पर मैक्सिमम वैल्यू कैन बी 50 लाख पर मंथ। 50 लाख तक के बिल ही वो पंच कर सकता है इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी यूज करके किसी एक पर्टिकुलर मंथ में बेटा। क्लियर? तो जनवरी महीने मैंने जितने भी B2B सप्लाई किया, मान लो 25 लाख के थे बेटा, वो सारे बिल मैंने पंच कर दिए जनवरी महीने में यूजिंग द इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी, तो मेरे कस्टमर के 2B में जनवरी मंथ में ही चला जाएगा बच्चों। क्लियर? सो दैट वो क्रेडिट ले पाए बेटा। क्लियर? तो सर सिंपल सा फंडा है कि B2B सप्लाईज के केस में इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी दे दिया, सो दैट जिन्होंने क्यूआरएमपी स्कीम ले रखा है वो फर्स्ट 2 मंथ ऑफ द क्वार्टर का क्रेडिट कस्टमर को उसी महीने में पास ऑन कर पाए बेटा। क्लियर? ठीक सर, ये मैंने आइडिया दिया इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी का बेटा। अब आइए हम टॉपिक शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक क्या है बेटा? जीएसटीआर 1 को लेके बार ऑन फाइलिंग ऑफ जीएसटीआर 1 और यूजिंग द इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी। ये बोल दिया क्या, ये 5 केसेस में हम आपको जीएसटीआर 1 फाइल ही नहीं करने देंगे या आपकी इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी हम फर्निश नहीं करने देंगे। कुल मिला के सर आपकी आउटवर्ड सप्लाईज का स्टेटमेंट हम आपको फाइल ही नहीं करने देंगे, तो आपके कस्टमर को क्रेडिट नहीं मिल पाएगा, और कस्टमर को क्रेडिट नहीं मिलेगा तो कष्ट आपको होगा, आपका कस्टमर आपको परेशान कर देगा बेटा, आपका बिजनेस अफेक्ट हो जाएगा बच्चों। सर तो ये 5 केस कौन कौन से? फर्स्ट, अगर मैंने पिछले महीने का 3B फाइल नहीं किया, भाई साहब
जीएसटी 3B फाइल करोगे तो टैक्स पे होता है गवर्नमेंट को बेटा। आप 1 फाइल किए जा रहे हो, कस्टमर को क्रेडिट पास ऑन किए जा रहे हो और 3B फाइल कर ही नहीं रहे हो, तो गवर्नमेंट को टैक्स मिल ही नहीं रहा है साहब। तो गवर्नमेंट बोल देगा दिमाग खराब मत करना मंगल। अगर आपने प्रीवियस मंथ का जीएसटी 3B फाइल नहीं किया तो करंट मंथ का हम आपको जीएसटी 1 फाइल करने नहीं देंगे। और हाँ, अगर आपने क्यूआरएमपी स्कीम ले रखा है, अगर आपने क्यूआरएमपी स्कीम ले रखा है तो प्रीसीडिंग क्वार्टर का अगर आपने 3B फाइल नहीं किया तो करंट क्वार्टर में ना आपको इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी यूज करने देंगे, नहीं आपको हम जीएसटी 1 फाइल करने देंगे बच्चा। क्लियर सर। थर्ड, अगर आपको एक इंटीमेशन आ गया अंडर नंबर 88C और उस इंटीमेशन का आपने ना तो रिप्लाई दिया ना उसका कंप्लायंस किया, तो ना आपको जीएसटी 1 फाइल करने देंगे ना आपको इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी यूज करने देंगे। अब आप बोलेंगे सर क्या ये 88C में क्या लिखा है साहब? तो पहले हम 88C पढ़ लेते सर, कोई दिक्कत नहीं, ये रहा 88C। 88C क्या बोलता है बच्चों कि सर पहले 88C पढ़ रहा हूं बेटा मैं, कि अगर आपने आपकी जीएसटीआर 1 में आउटवर्ड सप्लाई ज्यादा दिखाई बेटा, जीएसटीआर 1 में आउटवर्ड सप्लाई ज्यादा दिखाई और 3B में सेल्स कम दिखाई, आउटवर्ड सप्लाई कम दिखाई बेटा। ओहो, तो 1 में सेल्स ज्यादा दिखाने से क्या हो गया बेटा? आपका क्रेडिट तो पास ऑन हो गया कस्टमर को 2B के वहां आपने 1 फाइल किया, सामने वाले ने 2B में क्रेडिट ले बेटा। और जब आपने अपना 3B फाइल किया तो उसमें टर्नओवर कम दिखाया, टैक्स कम पे किया गवर्नमेंट को। पागल है गवर्नमेंट क्या आप क्रेडिट पास ऑन करते जाओ 1 के थ्रू और इधर आप 3B के अंदर टैक्स पे कर ही नहीं रहे हो सर, बहुत कम सप्लाई दिखा रहे हो बेटा आप। तो ऐसे केस में गवर्नमेंट ने रूल नंबर 88C इंट्रोड्यूस कर दिया और बोल दिया क्या, अगर आपके जीएसटीआर 1 में आउटवर्ड सप्लाई ज्यादा दिखाई आपने और 3B में आउटवर्ड सप्लाई कम दिखाई आपने, तो ऐसे केस में ये जो डिफरेंस है आपका, इसकी वजह से डिपार्टमेंट क्या करेगा, एक सिस्टम बेस्ड आपको नोटिस सर्व कर देगा। एक नोटिस सर्व करके बोल देगा क्या भाई साहब अगले 7 दिन में हमको रिप्लाई दीजिए और 7 दिन में आप हमको बताओ ये डिफरेंस क्यों आ रहा है, या फिर आप इस 7 दिन में जो डिफरेंस अमाउंट ऑफ टैक्स है वो पे करो साहब। क्योंकि 3B के थ्रू आपने लाइबिलिटी कम पे करी है एक तरह से। भाई जीएसटीआर 1 में सेल दिखा कितना 1 CR का और 3B में सेल दिखा कितना 20 लाख का बेटा, तो 80 लाख का सेल कम दिखाया मतलब 80 लाख पे टैक्स कम पे किया आपने बेटा। क्योंकि 3B में अगर सेल कम दिखाया मतलब 3B के थ्रू आप टैक्स पे करते हो, हाँ है ना मालिक। तो सर गवर्नमेंट ने बोल दिया क्या, सर अगर आपके जीएसटीआर 1 में सेल्स ज्यादा है एज कंपेयर टू जीएसटी 3B बाय सच परसेंटेज और सच अमाउंट एज में बी प्रिस्क्राइब्ड बाय जीएसटी काउंसिल बेटा, तो सर ऐसे केस में कुल मिला के 1 में टर्नओवर ज्यादा है 3B में कम है, तो ऐसे केस में डिपार्टमेंट क्या करेगा, आपको एक नोटिस सर्व करेगा। नोटिस सर्व करके बोलेगा क्या, या तो ये डिफरेंस अमाउंट ऑफ टैक्स पे करो या फिर इसका रिप्लाई दो कि गलती हुई तो क्यों हुई साहब, पर 7 दिन में कर देना जो भी करना है। अब 7 दिन में न तो आपने रिप्लाई दिया न आपने डिफरेंस अमाउंट ऑफ टैक्स पे किया, तो सर ऐसे केस में अगले महीने का आपका जीएसटीआर 1 या इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी हम ब्लॉक कर देंगे और आप वो जीएसटीआर 1 फाइल नहीं कर पाएंगे साहब। क्लियर, ये मीनिंग है इसका बेटा। और हाँ चलो साथ में ये भी बताता हूं बेटा मैं, अगर आपने अगले 7 दिन में टैक्स पे कर दिया विथ इंटरेस्ट पे कर दिया तो सर आपका कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं लगेगा, जीएसटीआर 1 कोई ब्लॉक नहीं होगा एंड सर मैटर क्लोज हो जाएगा बेटा। पर अगर आपने मान लो पेमेंट नहीं किया, आपने रिप्लाई दिया, अच्छा रिप्लाई अगर सेटिस्फैक्टरी था तो मैटर विल बी ड्रॉप्ड, पर अगर रिप्लाई सेटिस्फैक्टरी नहीं था तो डिपार्टमेंट क्या करेगा, सर आपके अगेंस्ट रिकवरी शुरू कर देगा एज पर सेक्शन नंबर 79 बेटा। क्लियर, डन। अब सर प्लस आपके लिए जीएसटीआर 1 और इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी भी क्या हो जाएगी, ब्लॉक हो जाएगी बेटा आपकी। ओके डन सर। अब अगला देखना ध्यान से बेटा, he has neither paid the amount equal to the excess ITC as specified in intimation in rule number 88D। अब यार 88D क्या है, इसका रेफरेंस याद रहेगा तो 88D भी पढ़ लेते साथ में हम सर, तो मैंने 88D भी याद दे दिया बच्चा आपके। सर आपने और मैंने आईटीसी पढ़ा हुआ है सर, आईटीसी में सेक्शन नंबर 16 सब सेक्शन 2 हमने पढ़ा हुआ है और वहां बात करी हुई सर क्या, जितना क्रेडिट आपके जीएसटीआर 2B में आ रहा है मैक्सिमम उतना ही आप क्रेडिट ले सकते हो बेटा। जितना क्रेडिट आपके जीएसटीआर 2B में आ रहा है उतना ही आप क्रेडिट 3B के अंदर ले सकते हो, उससे एक्सेस आप क्रेडिट नहीं ले सकते बेटा। ओके मालिक। तो जीएसटीआर 2B के अंदर आपका क्रेडिट आता मान लो ₹10 लाख और आपने 3B फाइल करते वक्त जो आईटीसी लिया है, 3B के अंदर मैन्युअली आप क्रेडिट लेते हो बेटा, 2B के अंदर आईटीसी आ रहा है कितना बेटा 10 लाख और 3B फाइल करते वक्त आपने क्रेडिट कितना लिया है 30 लाख का बेटा। वहां होशियारी। तो सर
ऐसे केस में ये रूल नंबर 88D गवर्नमेंट ने बना दिया और गवर्नमेंट ने बोल दिया क्या, अगर आपके जीएसटी 2B के अंदर लायबिलिटी जीएसटी की 2B के अंदर आईटीसी कम आ रहा है और आपने 3B के अंदर आईटीसी बहुत ज्यादा ले लिया है, तो ऐसे केस में डिपार्टमेंट क्या करेगा, आपको एक नोटिस सर्व करेगा और बोलेगा, इंटीमेशन देगा और बोलेगा क्या, अगले 7 दिन में हमको या तो ये डिफरेंस अमाउंट ऑफ जो टैक्स आपने आईटीसी ज्यादा लिया है वो रिवर्स करो विद इंटरेस्ट, या फिर हमको रिप्लाई सबमिट करो कि ये क्यों गलती हुई आपसे। अगर आपने 7 दिन में क्रेडिट रिवर्स कर दिया अलॉन्ग विद इंटरेस्ट, मतलब पे कर दिया, तो कोई तकलीफ नहीं बेटा। पर अगर आपने पे नहीं किया तो रिप्लाई देना, रिप्लाई दिया और वो सेटिस्फैक्टरी था, मैटर विल बी ड्रॉप्ड। पर अगर वो रिप्लाई सेटिस्फैक्टरी नहीं था या आपने रिप्लाई ही नहीं दिया, तो ऐसे केस में हम आपके अगेंस्ट सेक्शन नंबर 73 और 74 का शोकोज नोटिस सर्व कर देंगे और सर उसके अगेंस्ट फिर आपको शोकोज सर्व करके फिर आपके अगेंस्ट डिमांड ऑर्डर सर्व होगा आफ्टर प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन। क्लियर। पर सर ध्यान देना, अगर आपने उस 7 दिन में न तो रिप्लाई दिया, न आपने वो आईटीसी एक्सेस जो आपने ली थी वो रिवर्स भी नहीं करी आपने, तो ऐसे केस में आपका अगले महीने का जीएसटीआर 1 और यूजिंग द इनवर्स फर्निशिंग फैसिलिटी क्या कर देंगे, ब्लॉक कर देंगे एंड यू विल नॉट बी एबल टू फाइल योर जीएसटीआर 1 और आप क्रेडिट आगे पास ऑन नहीं कर पाएंगे बेटा। वो क्रेडिट अगर आगे पास ऑन नहीं कर पाएंगे तो कस्टमर आपसे लोग गुड्स खरीदेंगे नहीं बेटा, समझे। क्लियर। ये बड़ा रेस्ट्रिक्शन आप पे लग जाएगा बेटा। फिर सर लास्ट पॉइंट, ही हैज नॉट फर्निश्ड द डिटेल्स ऑफ बैंक अकाउंट एज पर प्रोविजंस ऑफ रूल नंबर 10A। रूल नंबर 10A रजिस्ट्रेशन पढ़ा था बेटा हमने कि रजिस्ट्रेशन अप्लाई करते वक्त अगर आपके पास बैंक अकाउंट नंबर नहीं है कोई बात नहीं, जब रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आ जाएगा उसके 30 दिन में या बिफोर फर्निशिंग जीएसटीआर 1 और यूजिंग द इनवर्स फर्निशिंग फैसिलिटी आप बैंक अकाउंट डिटेल फर्निश कर देना। पर अगर आपने बैंक अकाउंट डिटेल फर्निश नहीं करी तो आप जीएसटीआर 1 फाइल नहीं कर पाएंगे। रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिलने के बाद जब तक आप बैंक अकाउंट डिटेल फर्निश नहीं करते हो तब तक आप इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी यूज नहीं कर पाएंगे, आप जीएसटीआर 1 फाइल नहीं कर पाएंगे। इसी के साथ भारत माता की जय। ये फर्स्ट पॉइंट बड़ा सुंदर पॉइंट था सर, मुझे बड़ा अच्छा लगता है एग्जामिनेशन पर्पस के लिए भी। क्लियर। देखा ना आपने लापरवाही का नतीजा, हाँ है ना भाई सर। इसीलिए बोला है क्या, इन 5 केसेस में आपका जीएसटीआर 1 ब्लॉक कर दिया जाएगा, या फिर आपने क्यूआरएमपी स्कीम ले रखा तो जीएसटीआर 1 भी ब्लॉक कर देंगे और इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी भी ब्लॉक कर देंगे, आप यूज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, वापस रिपीट करता बेटा 5 पॉइंट। फर्स्ट, आपने पिछले महीने का 3B फाइल नहीं किया। सेकंड, आपने क्यूआरएमपी स्कीम ले रखा तो पिछले क्वार्टर का 3B फाइल नहीं किया। थर्ड, सर आपके जीएसटीआर 1 में आउटपुट सप्लाई ज्यादा है, 3B के अंदर आउटपुट सप्लाई कम है, रूल नंबर 88C का आपको नोटिस सर्व हो चुका है और उसका आपने रिप्लाई अब तक नहीं दिया। फोर्थ, सर आपके जीएसटीआर 2B के अंदर आईटीसी कम है, 3B के अंदर आईटीसी ज्यादा ले रखी है आपने, आपको 88D का नोटिस सर्व हो चुका है, आपने उसका अब तक न तो रिप्लाई दिया ना आपने पेमेंट किया एक्सेस टैक्स का बेटा, एक्सेस आईटीसी का बेटा। और लास्ट, अगर आपने रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ले लिया है डिपार्टमेंट से और बैंक अकाउंट डिटेल फर्निश नहीं करी, तो जब तक बैंक अकाउंट डिटेल फर्निश नहीं करोगे तब तक आपका जीएसटीआर 1 और इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी ब्लॉक हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, आप फाइल नहीं कर पाएंगे। भारत माता की जय। आइए सर आगे बढ़ते हैं हम सर। पॉइंट नंबर 2, 88C 88D हमने बात कर ली बच्चा। सर अब जीएसटीआर 1 फाइल करते वक्त व्हाट ऑल काइंड्स ऑफ इंफॉर्मेशंस आर रिक्वायर्ड टू बी फर्निश्ड इन जीएसटीआर 1। सबसे पहली बात सर, अगर आपने B2B सप्लाई किया मतलब रजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई किया है तो कितना ही वैल्यू का सप्लाई किया हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इंट्रा हो इंटर हो कोई फर्क नहीं पड़ता, हर इनवॉइस पंच करना पड़ता है क्योंकि क्रेडिट मिलना चाहिए रेसिपिएंट को बेटा, तभी तो उसके 2B के अंदर क्रेडिट जाएगी बेटा अगर आप एक एक इनवॉइस पंच करोगे। तो सर इनवॉइस वाइज डिटेल्स ऑफ ऑल इंटर एंड इंटरेस्टेड सप्लाईज टू रजिस्टर्ड पर्संस। पर हां, अगर आपके कस्टमर अनरजिस्टर्ड है तो डायरेक्ट आप कंसोलिडेटेड डिटेल्स ऑफ ऑल वर्ड इंटरेस्टेड सप्लाईज मेड टू अनरजिस्टर्ड पर्सन फॉर ईच रेट ऑफ टैक्स। 12% रेट वाले भी गुड्स और सर्विस थी, 5% वाली भी थी, 18% वाली भी थी। तो सर ईच रेट वाइज आपको क्या करना पड़ेगा, डेटा पंच करना पड़ेगा सो दैट लायबिलिटी निकल पाए बेटा। पर अगर इंटरस्टेट सप्लाई था B2C तो स्टेट वाइज इंटरस्टेट सप्लाईज विथ इनवॉइस वैल्यू अप टू ₹2.5 लाख मेड टू अनरजिस्टर्ड पर्सन फॉर ईच रेट ऑफ टैक्स। मतलब स्टेट वाइज रेट वाइज आपको डेटा पंच करना है। पर इंटरस्टेट में अगर B2C सप्लाई था जिसकी वैल्यू एक्सीडिंग 2.5 लाख थी तो उस पर्टिकुलर बिल को आपको अलग से पंच करना पड़ेगा। बाकी सारा इंटरस्टेट जो भी था आपका B2C के लिए, B2C में अनरजिस्टर्ड पर्सन को इंटरस्टेट सप्लाई किया तो उसका इनवॉइस अलग से पंच करना पड़ेगा, बाकी सारा डेटा आप कंसोलिडेट करो, स्टेट वाइज रेट वाइज आप डेटा पंच कर देना सो दैट रेस्पेक्टिव स्टेट वाइज प्लेस सप्लाई हो जाएगा, उस रेस्पेक्टिव रेवेन्यू उस रेस्पेक्टिव स्टेट को मिल जाएगी, इसलिए स्टेट वाइज लिखा जाता है बेटा। डेबिट नोट क्रेडिट नोट जितने भी आपने इश्यू किए वो सब भी आपको पंच करने पड़ेंगे इन जीएसटीआर 1 बेटा। हाँ है ना भाई, ठीक सर। ये तो हो गई क्या आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन पंच करना है वाइल फाइलिंग जीएसटीआर 1। अब
फॉर्म नंबर जीएसटी 2B क्या होता है बच्चा? सरकार, जैसा हमने ऑलरेडी बात करी हुई है, जीएसटी 2B इट्स एन ऑटो जनरेटेड स्टेटमेंट ऑफ इनवर्ट सप्लाईज। सर मैं मान लो जीएसटी में रजिस्टर्ड हूं, आप सप्लायर है, आपने अपना जीएसटी 1 फाइल किया होगा, मैंने आपसे परचेज किया, मैं B2B में रजिस्टर्ड हूं, आप भी रजिस्टर्ड बेटा, तो आपने अपना जीएसटी 1 फाइल किया होगा, उसमें मेरा जीएसटी नंबर लिखा होगा बेटा, वो इनवॉइस जब पंच किया होगा तो मेरे ऑटोमेटिक जीएसटी 2B के अंदर वो इनवॉइस आ जाएगा। जिन भी लोगों से मैंने परचेज किया उन लोगों ने जब जब अपना जीएसटी 1 फाइल किया होगा या इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी यूज करके इनवॉइस फर्निश किया होगा, वो क्रेडिट मेरे जीएसटी 2B के अंदर आ जाएगी, वो इनवर्ट सप्लाई मेरे 2B के अंदर आ जाएगी बच्चों। हाँ है ना भाई? क्लियर? पढ़ना इसको ध्यान से, सिंपल बेटा। An auto-generated statement containing the details of ITC shall be made available to the registered person in form number GST 2B every month electronically through the common portal and shall consist of, अब उसमें क्या क्या आएगा बेटा? जैसे मैंने आपको बताया, details of outward supplies furnished by his supplier, मैंने जिन जिन लोगों से खरीदा था, other than the supplier who has opted for QRMP scheme, ठीक है, in form number GST 1। तो सर QRMP स्कीम लेने के लिए जिन लोगों ने ले रखा होगा उसके लिए बात करेंगे हम नीचे पॉइंट नंबर 2 में बेटा। तो जिन्होंने क्यूआरएमपी स्कीम नहीं ले रखा उन्होंने मंथली जीएसटी 1 फाइल किया होगा बेटा। क्लियर? तो सर सुनना बात को ध्यान से, जब जीएसटी 1 मंथली फाइल करना होता है तो उसका ड्यू डेट होता है क्या? 11th। तो जिन सप्लायर ने 11 तारीख के बाद जीएसटी 1 फाइल किया होगा तो वो जीएसटी 2B में आएगा तो है, पर अगले महीने में आएगा बेटा। मतलब जनवरी महीने में मैंने आपसे परचेज किया, आपने अगर 11 फरवरी तक जीएसटी 1 फाइल कर दिया होगा तो मेरे जीएसटी 2B के अंदर जनवरी महीने के 2B में आ जाएगा बच्चा। पर अगर आपने 12 फरवरी या उसके बाद जीएसटी 1 फाइल किया, मतलब आपने डिले फाइल किया जीएसटी 1, तो आपका जो बिल है वो मेरे 2B में आएगा तो है, पर कब? अगले महीने के 2B में आएगा बच्चा। तो सर अगर मैं फरवरी महीने की बात करूं तो फरवरी महीने के 2B में क्या क्या आएगा बच्चा? फरवरी महीने का 2B जो मेरा बनेगा उसमें क्या क्या दिखेगा कि 12 जनवरी से 11 मार्च तक, सॉरी 12 फरवरी से फरवरी महीने के 2B में क्या क्या आएगा? सर जनवरी महीने का जीएसटी 1 फाइल करने का ड्यू डेट क्या था बेटा? 11 फरवरी बेटा। तो 11 फरवरी तक जिसने जीएसटी 1 फाइल कर दिए होंगे वो तो जनवरी महीने की 2B में आ जाएंगे बच्चा। पर 12 फरवरी से लेकर 11 मार्च तक जिन लोगों ने जीएसटी 1 फाइल किए होंगे उसका क्रेडिट मेरे जीएसटी 2B में आ रहा होगा फरवरी महीने के लिए बच्चों। हाँ है ना भाई? ठीक सर। तो सर जिन लोगों ने 12th ऑफ द प्रीवियस मंथ से लेकर 11th ऑफ द करंट मंथ तक जीएसटी 1 फाइल किए होंगे उन सब के सप्लाईज मेरे 2B के अंदर आ रहे होंगे उस पर्टिकुलर मंथ के लिए बेटा। ठीक है? पर अगर एनआरटीपी हो बेटा, जिसने जीएसटी फॉर्म नंबर जीएसटीआर 5 फाइल किया, या फिर सर मैं एक ऐसा पर्सन जिसने क्यूआरएमपी स्कीम ले रखा है, क्वार्टरली बेस पे जीएसटी 1 फाइल किया, या फिर इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी यूज करके इनवॉइस मैंने फर्निश किया बेटा। अब सुनो बच्चों ध्यान से, जिसने क्यूआरएमपी स्कीम ले रखा होता है उसके लिए जीएसटी 1 और इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी फाइल करने का ड्यू डेट होता है क्या? 13th ऑफ द नेक्स्ट मंथ बच्चों। क्लियर? तो ड्यू डेट जब खत्म होती है उस दिन तक जिन लोगों ने जीएसटी 1 या इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी फर्निश कर दी होंगे वो तो उसी महीने के 2B में मेरे पास आ जाएंगे। उसके बाद फाइल किए होंगे तो अगले महीने के 2B में आएंगे बच्चा। तो मैं अगर फरवरी महीने की बात करूं तो जिन भी लोगों ने जीएसटी 1 फाइल किया होगा या इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी फाइल किया होगा, सर कब से? 14th ऑफ द प्रीवियस मंथ से लेके करंट मंथ का 13 तक। हाँ है ना भाई? क्योंकि 13 वाज द ड्यू डेट, और पिछले महीने का अगर किसने लेट फाइल किया होगा तो 14 के बाद फाइल किया होगा तो मेरा 13 को, सर जब मेरा 3B फर्निश होगा, सर वापस सुनना बेटा। मान लो क्यूआरएमपी स्कीम ले रखा है आपने बेटा, वापस सुनना बच्चा। क्या ले रखा है बेटा आपने? क्यूआरएमपी स्कीम ले रखा है आपने। मैं कस्टमर हूं बेटा आपका। अब मैं जनवरी में मैंने कोई गुड्स खरीदा बेटा आपसे, आपने अगर जीएसटी 1, अच्छा आपने क्यूआरएमपी स्कीम ले रखा है तो जनवरी महीने में तो आप इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी यूज करोगे बेटा। 13th इज द ड्यू डेट बेटा। अगर आपने 13th फरवरी तक अगर आपने आपका इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी यूज करके वो इनवॉइस फर्निश कर दिया होगा तो जनवरी महीने के 2B में मेरा वो क्रेडिट आ जाएगा बेटा। पर अगर आपने 14 फेब या उसके बाद इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी यूज करके अगले महीने के इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी यूज करके आपने इनवॉइस फर्निश किए होते, तो अगर 14 फेब से अगले महीने की 13 मार्च के बीच में अगर आपने इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी यूज करके इनवॉइसेस फर्निश किए होते तो वो फरवरी महीने का जो कौन सा बेटा
फरवरी महीने का जो मेरा टू बी होगा उसमें रिफ्लेक्ट होगा बच्चों, क्योंकि जनवरी महीने का जनवरी महीने का सर इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी का ड्यू डेट क्या था बेटा 13 फरवरी, वो निकल गया। उसके बाद अगर आप फर्निश करोगे अगले महीने के इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी में तो अगले महीने के टू बी मेरे पास आएगा सर, जनवरी महीने में नहीं आएगा बच्चा, हाँ है ना भाई। इसलिए क्या लिखा है, फॉर फर्स्ट मंथ ऑफ द क्वार्टर 14 से लेके 14th ऑफ द थर्ड मंथ ऑफ द प्रीसीडिंग क्वार्टर टू द 13th ऑफ द फर्स्ट मंथ ऑफ द क्वार्टर के बीच में जिसने भी जीएसटीआर 1 फाइल किया होगा या इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी यूज करी होगी मेरे जीएसटीआर टू बी में क्रेडिट आ जाएगा बच्चा। फॉर सेकंड मंथ ऑफ द क्वार्टर सर, तो फर्स्ट मंथ की 14 से लेके इस महीने की 13 तक जिसने सर इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी यूज करी होगी मेरा क्रेडिट टू बी में आ जाएगा फरवरी महीने में। और थर्ड मंथ में सर 14th ऑफ द सेकंड मंथ ऑफ द क्वार्टर, मतलब सेकंड मंथ का ड्यू डेट क्या था बेटा 13th, तो उसका नेक्स्ट डे क्या था 14th, तो 14 से लेकर 13th ऑफ द नेक्स्ट मंथ बच्चा, हाँ है ना भाई, क्लियर। तो सर ऐसे केस में सर मेरे को क्रेडिट टू बी के अंदर रिफ्लेक्ट करेगी, टू बी के अंदर रिफ्लेक्ट करेगी तो मेरे को क्रेडिट मिल जाएगा बच्चों, हाँ है ना भाई। कुल मिला के सिस्टम समझ में आ गया आपको बच्चा। ड्यू डेट तक अगर आपने आपका जीएसटीआर 1 या इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी फर्निश कर दी तो सेम मंथ में मेरे टू बी में आ जाएगा, नहीं उसके बाद फर्निश किया तो सर अगले महीने के टू बी में आएगा बच्चों, ठीक है। एंड द स्टेटमेंट इन फॉर्म ऑफ जीएसटीआर टू बी फॉर एवरी मंथ शैल बी मेड अवेलेबल टू द रजिस्टर्ड पर्सन ऑन 14th ऑफ द नेक्स्ट मंथ बच्चा। जनवरी महीने का टू बी मेरे को कब मिलेगा 14th ऑफ फरवरी को बच्चा, क्यों? क्योंकि जिन लोगों ने क्यूआरएमपी ले रखा होगा या इनवॉइस क्यूआरएमपी स्कीम ले रखा होगा वो लोग तो 13th उनकी ड्यू डेट है ना यार, तो 13th खत्म होने के बाद 14th को ऑटोमेटिक बन जाएगा मेरा क्या जीएसटीआर टू बी, और टू बी में जो क्रेडिट आ रहा है वही मैं क्रेडिट ले पाऊंगा 3B के लिए बेटा, क्लियर डन। एग्जांपल, इफ अ सप्लायर ऑप्टिंग फॉर क्यूआरएमपी फाइल्स एन इनवॉइस डेटेड 15 जुलाई ऑन 13th अगस्त बेटा, मतलब 15 जुलाई का बिल था, उसने क्यूआरएमपी स्कीम ले रखी है, इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी यूज करके उसने 13 अगस्त तक वो इनवॉइस फर्निश कर दिया, मतलब ड्यू डेट क्या था 13 या उससे पहले फर्निश कर दिया, कोई दिक्कत नहीं सर। तो सर जुलाई महीने के ही टू बी के अंदर जो 14 अगस्त को जनरेट होगा बेटा उसमें वो ट्रांजेक्शन रिफ्लेक्ट कर जाएगा, मैं क्रेडिट ले पाऊंगा, कोई तकलीफ वाली बात नहीं। भारत माता की जय। अरे क्लियर डन। आइए सर कुछ नोट्स दे रखे कॉमन वो भी पढ़ लेते हैं बेटा। आइए, फर्निशिंग ऑफ जीएसटीआर 1 फॉर द करंट टैक्स पीरियड इज नॉट अलाउड इफ जीएसटीआर 1 फॉर एनी ऑफ द प्रीवियस टैक्स पीरियड हैज नॉट बीन फर्निश्ड एक्सेप्ट वेयर द गवर्नमेंट अलाउज बेटा, मतलब पिछले महीने का जीएसटीआर 1 फाइल नहीं हुआ, पिछले टैक्स पीरियड का जीएसटीआर 1 फाइल नहीं हुआ तो करंट टैक्स पीरियड का जीएसटीआर 1 आप फाइल ऑब्वियसली नहीं कर पाओगे, एक्सेप्ट अगर एक्सेप्शनल केस में गवर्नमेंट अलाउ कर दे बात अलग है सर। देन सर अगर आपने प्रीवियस मंथ का 3B फाइल नहीं किया, अच्छा वो पॉइंट आगे आएगा, यहाँ पे कुछ और लिखा है। चलो, जीएसटीआर 1 फाइल करने में आप लेट हो गए बेटा, तब लेट भी फाइल कर सकते हो अलग लेट फाइलिंग फी, पर कितना लेट 3 साल हो गए रे, अब आप 3B फाइल नहीं, अब आप जीएसटीआर 1 फाइल नहीं कर पाओगे सर, एक्सेप्ट गवर्नमेंट अगर अलाउ करती तो अब बात अलग है सर। पढ़िए, फर्दर द रजिस्टर्ड पर्सन शैल नॉट बी अलाउड टू फर्निश जीएसटीआर 1 फॉर अ टैक्स पीरियड आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ अ पीरियड ऑफ 3 years फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग द सेड स्टेटमेंट एक्सेप्ट वेयर द गवर्नमेंट अलाउज। गवर्नमेंट अलाउ करती बात अलग है बेटा, अदरवाइज 3 साल के बाद भूल जाना कि आप जीएसटीआर 1 फाइल कर पाएंगे अगर फाइल नहीं किया तो बेटा। देन अ टैक्स पेयर कैन नॉट फाइल जीएसटीआर 1 बिफोर द एंड ऑफ द करंट टैक्स पीरियड बेटा, भाई जब जनवरी महीने के जीएसटीआर 1 फाइल करना, जनवरी महीना खत्म ही नहीं हुआ उससे पहले आप जीएसटीआर 1 फाइल नहीं कर पाएंगे। 1 फरवरी से लेकर सर बाद में आपको जीएसटीआर 1 फाइल करना, फाइल करें हमें कोई दिक्कत नहीं बेटा सर, पर फॉलोइंग आर द एक्सेप्शन टू दिस रूल, मतलब बिफोर द एंड ऑफ द मंथ ऑल्सो ये लोग जीएसटीआर 1 फाइल कर सकते, कब? कैजुअल टैक्सेबल पर्सन आफ्टर द क्लोजर ऑफ द बिजनेस बेटा, उनका बिजनेस बंद हो गया उसके बाद कैजुअल टैक्सेबल पर्सन उसी महीने में, जैसे कैजुअल टैक्सेबल पर्सन आया ही कितने दिन के लिए 5 दिन के लिए था बेटा, 15 जनवरी को इसका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट एक्सपायर हो गया बेटा, उसके बाद वो अपना जीएसटीआर 1 फाइल कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं बेटा, उसी महीने में फाइल करे कोई तकलीफ नहीं बेटा। सेकंड, कैंसिलेशन ऑफ जीएसटीआर ऑफ द नॉर्मल टैक्स पेयर, अगर आपका रजिस्ट्रेशन क्या हो गया कैंसिल, 20 जनवरी को आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल, तो आप 20 जनवरी के बाद जनवरी महीने में ही आप चाहे तो जीएसटीआर 1 जनवरी महीने का फाइल कर सकते हो, हमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और इसी के साथ ये जीएसटीआर 1 के रिगार्डिंग जितनी भी बातें थी खत्म होती है। अब चलिए सरकार कोई बात नहीं, आई अंडरस्टैंड कि सर ये प्रोसीजर चैप्टर में थोड़ा सा अपना ब्रेन एग्जॉस्ट होता है, जीएसटीआर 2B के अंदर भी सर थोड़ा दिमाग काम आता है बच्चा, ठीक है। तो ले लीजिए एक छोटा सा ब्रेक, और सर एक छोटा सा पोर्शन अपना बचा है इस चैप्टर का, वो हम पढ़ेंगे सर अगले सेशन में। भारत माता की जय। पर तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त होके पढ़िए, खुश होके पढ़िए, वी आर विथ यू, हमारी सारी दुआएं आपके लिए। पर सर हम सब आपको डायरेक्शन दे सकते हैं, मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, बट यस ट्रस्ट मी, बिलीव इन योर सेल्फ
एवरीथिंग इज पॉसिबल. ऑल द बेस्ट गाइज.